जो पिछली क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना स्टार्ट किया था, उसके बारे में हमने देखा था बेसिक चीज़ें क्या क्या होती हैं परमाणु में, किस तरह से परमाणु का जो है हमें परमाणु के बारे में जानकारी मिली, कैसे कैसे उसका डेवलपमेंट हुआ। जैसे डाल्टन थ्योरी थी, उसके बाद चैडविक ने और गोल्डस्टीन ने और थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किए, उससे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पता किया। उसके बाद रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट हुआ, या अल्फ़ा बम्बार्डमेंट एक्सपेरिमेंट भी उसको बोलते हैं। उसके बाद बोर मॉडल आया, फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई, क्वांटम वेव मैकेनिक्स हमें मिली। उससे धीरे धीरे जो है परमाणु का जो स्ट्रक्चर है, परमाणु संरचना में डेवलपमेंट हुए। तो आगे हम देखने वाले हैं परमाणु क्रमांक। कोई भी अगर हम परमाणु लेते हैं तो उसके लिए एक क्रमांक होता है, उसका एक संख्या होती है या नंबर होता है जो उस परमाणु को दर्शाता है, किसी भी तत्व के परमाणुओं को दर्शाता है। उसको हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक, या फिर इंग्लिश में हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं कैपिटल जेड से। मतलब कैपिटल जेड जो है वो क्या है, किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक जो जेड है वो होता क्या है। अगर कोई भी तत्व है, किसी भी तत्व का परमाणु हम लेते हैं, उस तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या जो होगी, मतलब कोई भी, जैसे हाइड्रोजन हमने ले लिया, हाइड्रोजन जो है परमाणु हमने लिया, हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की जो संख्या होगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसका परमाणु क्रमांक बोलेंगे। जैसे हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में, नाभिक में केवल एक परमाणु उपस्थित होता है। जब एक ही परमाणु है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो गया, एक हो गया। इसी तरह से हीलियम अगर लेते हैं तो हीलियम के जो नाभिक है उसमें कितने परमाणु होते हैं, दो परमाणु होते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 2 हो जाता है। इसी तरह से लिथियम के जो नाभिक है, न्यूक्लियस है, उसमें 3 परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसका परमाणु क्रमांक 3 हो जाता है। तो साधारणतः हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसका परमाणु क्रमांक कहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि परमाणुओं की संख्या ही होगी, कभी कभी हम उसको क्या बोल देते हैं कि जो परमाणु क्रमांक होगा जेड होगा वो परमाणुओं की संख्या के बराबर भी होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कब होगा, जब परमाणु पे कोई भी चार्ज ना हो, ना तो वो धनात्मक चार्ज हो उस पर, ना ऋणात्मक चार्ज हो। अगर जो परमाणु हैं वो उदासीन परमाणु हैं तो उस केस में परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, इसलिए परमाणु क्रमांक जो है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होगा। कब, जब परमाणु उदासीन हो, न्यूट्रल हो, उसी अवस्था में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या के बराबर होगा। मतलब क्योंकि दोनों क्या होती हैं, समान होती हैं। तो इसमें आप एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, एक लाइन लिख लीजिए, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या, उस तत्व का परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक ब्रैकेट में लिख लेना जेड, परमाणु क्रमांक जेड को प्रदर्शित करती है, परमाणु क्रमांक जेड को प्रदर्शित करती है। तो हम कह सकते हैं किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होगा, परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जेड जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या, और प्रोटॉनों की संख्या
उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। अगर परमाणु उदासीन है मतलब न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी, तो मतलब परमाणु क्रमांक जो होगा वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर भी होगा और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर भी होगा। जैसे हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं, हाइड्रोजन इसके लिए Z कितना होता है 1 होता है। हीलियम अगर लेते हैं तो इसके लिए Z परमाणु क्रमांक कितना होता है 2 होता है। कार्बन अगर लेते हैं तो कार्बन के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। इसी तरह से नाइट्रोजन अगर लेते हैं तो इसके लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है 7 होता है। ऑक्सीजन के लिए परमाणु क्रमांक 8 होता है। इसी तरह से हम लेते चले जाएंगे। सल्फर के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 होता है। ये इसी तरह से हमें ज़्यादातर में जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं परमाणु, उनका परमाणु क्रमांक जो है पता होना चाहिए, वो ज़्यादा यूज़ होगा। जैसे आवर्त सारणी आगे हम देखेंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। तो जो बुक आपने अगर कोई भी ली होगी तो बुक के स्टार्टिंग में जो है आवर्त सारणी आपको दी हुई होगी। उस आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक भी सभी जो तत्व के परमाणुओं का जो परमाणु क्रमांक है वो लिखा हुआ होगा। वहाँ से आप उसको चेक कर सकते हो, उसको आप देख सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक मेरे पास है, इसका फ्रंट पेपर अगर हम देखते हैं, आगे ही स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपको आवर्त सारणी मिल जाएगी। ये देखो, ये पहला पेज है। इस आवर्त सारणी में जैसे हाइड्रोजन अगर हम देखें, ऊपर ही लिखा हुआ है इसका परमाणु क्रमांक 1, लिथियम का परमाणु क्रमांक हो गया 3 और इधर हो गया आपका हीलियम दिया हुआ है इसका 2 है, हाइड्रोजन 1 है। हाइड्रोजन को दोनों जगह लिखते हैं, ग्रुप 1 में भी और ग्रुप 17 में भी। तो इसको आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपके पास ये बुक इस तरह की कोई बुक नहीं है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी बुक में ये नहीं दी हुई है तो आप इसको देख सकते हो, इसका फ़ोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आवर्त सारणी है, इसमें सभी परमाणुओं के परमाणु क्रमांक आपको दिए हुए हैं, इसको आप देख सकते हो। ज़्यादातर जो परमाणु यूज़ होते हैं वो होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब परमाणु हैं। उसके परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। तो ये हो गया पहला परमाणु क्रमांक। आगे हम देखते हैं, आगे नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस तरह से भाई परमाणु क्रमांक क्या है, साधारणतः हम कह सकते हैं कि प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो परमाणु क्रमांक हो जाएगी। आगे हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो अगला हो गया द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या इंग्लिश में इसको हम बोल देते हैं मास नंबर। मास नंबर, इसको ए से भी दर्शाया जाता है। देखो, एक होता है परमाणु द्रव्यमान और एक होता है द्रव्यमान संख्या। वैसे दोनों का जो वैल्यू होता है, मान होता है, वो ऑलमोस्ट समान होता है, मतलब वैल्यू बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। वही होगा जैसे हाइड्रोजन का ले लेते हैं, द्रव्यमान संख्या वो हो गई 1 और परमाणु द्रव्यमान जो हो गया वो हो गया 1.008। तो ज़्यादा कोई अंतर नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसकी वैल्यू दशमलव में होती है और द्रव्यमान संख्या जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है, पूर्ण नंबर होती है, होल नंबर रहती है वो। तो पहले हम देखते हैं द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या बेसिकली अगर हम देखें क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों की संख्या। किसी भी परमाणु, कोई भी परमाणु हम लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हमने ले लिया या फिर कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, कोई भी किसी भी तत्व का परमाणु हम ले लेते हैं, उसके नाभिक में उपस्थित, नाभिक में क्या क्या रहता है, नाभिक में प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। चारों ओर का जो स्पेस होता है
स्थान होता है उसमें रहते हैं। नाभिक में केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो सम होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। या फिर जो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल, जो कण उपस्थित होते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो मतलब न्यूक्लियॉन्स का जो नंबर हो गया वही क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गया। तो इसमें अगर आप स्टेटमेंट लिख लीजिए, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों को P से हम दर्शा देते हैं और न्यूट्रॉनों को N से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, ब्रैकेट में लिख लेना न्यूक्लियॉन्स की संख्या के योग को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या मास नंबर कहते हैं और इसे A से दर्शाया जाता है, या A से प्रदर्शित करते हैं, तो मतलब क्या हो गया, मास नंबर क्या हो गया, A दैट इज इक्वल टू P प्लस N। तो P हो गया प्रोटॉनों की संख्या, N हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का जो सम होगा, जो योग होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्रव्यमान संख्या बोलेंगे। यहाँ पे A क्या हो गया, A हो गया द्रव्यमान संख्या। P क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या। P क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या। N क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। और जैसे अपने अभी देखा था कि P क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक बोलते हैं। मतलब प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो Z के समान होती है। तो मतलब A इज इक्वल टू जो P प्लस N है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू A इज इक्वल टू Z प्लस N। मतलब A जो होगा वो Z प्लस N के बराबर भी होगा और P प्लस N के बराबर भी होगा। दोनों एक ही वैल्यू उनकी रहती है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही क्या होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होती है, परमाणु क्रमांक होती है। दोनों एक ही बात है। तो परमाणु का जो सिंबल होता है, प्रतीक जो होता है किसी भी परमाणु का, उसको हम इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो आगे आप लिख लीजिए, परमाणु का प्रतीक, किसी भी तत्व के परमाणु का प्रतीक को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसको किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, इसको हम प्रदर्शित करते हैं x जो होगा वो क्या रहेगा, तत्व का सिंबल होगा, तत्व का प्रतीक होगा। तो तत्व के प्रतीक को x से हम दिखाते हैं और Z जो होगा, जो परमाणु क्रमांक होगा, उसको हम नीचे की तरफ लिखेंगे और जो द्रव्यमान संख्या होगी उसको हम ऊपर की तरफ इधर भी लिख देते हैं और इस साइड में लिख देते हैं। दोनों एक ही बात है। ये क्या हो गया, परमाणु का प्रतीक हो गया। उस तरह से परमाणु को हम दर्शाते हैं। तो ये आप लिख लीजिए। तो ये हो गया द्रव्यमान संख्या। इसी तरह से आगे अगर हम देखें, आगे जो नेक्स्ट हमारा टर्म है वो है परमाणु द्रव्यमान। तो अभी हम देखते हैं परमाणु द्रव्यमान। देखो सिंपल सी बात है, जो परमाणु का जो द्रव्यमान होगा उसमें उसी को हम क्या कहेंगे,
परमाणु द्रव्यमान कहेंगे। परमाणु में जो जो कण उपस्थित है सबका द्रव्यमान अगर हम जोड़ देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, परमाणु द्रव्यमान मिल जाएगा। परमाणु में क्या क्या उपस्थित होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबके मास को जोड़ दो तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा परमाणु द्रव्यमान। वैसे इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से अगर हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो वो बहुत कम होता है, लगभग 1800-1900 गुना भारी होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत हल्का है प्रोटॉन के कंपैरिजन में, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। फिर भी एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो क्या हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, वो हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या इनटू प्रोटॉन का द्रव्यमान प्लस, मतलब भाई प्रोटॉन सपोज हो गया 5, तो 5 गुणा प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इनटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये हो गया, प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या इंटू प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन की संख्या इंटू न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इसमें से एक चीज़ माइनस होती है, क्या माइनस होती है, जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पास में आएंगे, एटम बनाएंगे, तो उससे क्या होता है, कुछ भाई प्रोटॉन क्या है, उस पर धनात्मक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, ऋणात्मक चार्ज है, तो उनके बीच में क्या होगा, अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित होंगे। यहाँ पे आकर्षण बल की वजह से क्या होती है, कुछ ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा का यहाँ से निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं बंधन ऊर्जा। तो बंधन ऊर्जा की वजह से क्या होती है, द्रव्यमान में कुछ क्षति होती है। तो बंधन ऊर्जा के कारण द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा के कारण जो द्रव्यमान में क्षति होगी उसको हम इससे माइनस कर देंगे, इसमें से घटा देंगे, तो ये आ गया हमारे पास परमाणु द्रव्यमान। वैसे ये जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं वो उसका कोई ज़्यादा मीनिंग नहीं होता है, वो ये दोनों ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं ज़्यादातर केसेस में, लेकिन कभी कभी ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, बंधन ऊर्जा के कारण जो द्रव्यमान में क्षति होती है। तो अगर हम सिंपल बातों में देखें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है। तो इसमें लिख लीजिए आप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य होता है, निग्लिजिबल होता है। तो भाई इसको हम हटा देंगे, ये भी ज़्यादातर कम होती है। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास जो होगा, एटॉमिक मास जो हो जाएगा वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, वो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो लगभग बराबर हो जाता है Z+N के ही बराबर होता है, क्योंकि जो प्रोटॉन का भी जो द्रव्यमान होता है वो एक के पास ही होता है, मतलब एक ही होता है ऑलमोस्ट, और लगभग एक रहता है, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी लगभग एक रहता है AMU स्केल पे, एटॉमिक मास यूनिट। द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो हमने यूनिट देखी थी, मात्रांक देखा था, तो ये जो हो गया, क्या हो गया, ये जो साइन है घुमा के जो हम बराबर लिख रहे हैं वो तो उसका मतलब होता है कि लगभग इसी के बराबर है, Z+N के। Z+N क्या था, पीछे हमने देखा था परमाणु
उसके लिए द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या के बराबर ही ऑलमोस्ट एटॉमिक मास द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान जो होगा वो Z प्लस Na के बराबर ही होगा। आगे अगर हम देखें न्यूट्रॉन की संख्या अगर हमें निकालना है तो ये फार्मूला आप लिख लेना। न्यूट्रॉन की संख्या अगर तुम्हें ज्ञात करना है तो किस तरह से आप न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करोगे, न्यूट्रॉन की संख्या को ज्ञात करने का क्या तरीका है। न्यूट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉनों की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी है, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो उसके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला है, हमने थोड़ी देर पहले देखा था। ए क्या होता है, Z प्लस N होता है, इसी को रीअरेंज कर देंगे हम तो क्या जाएगा N इज इक्वल टू A माइनस Z। मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो द्रव्यमान संख्या में से अगर हम परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें लिख लीजिए आप, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या निम्न प्रकार से ज्ञात की जाती है। किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या हो जाएगी इस फार्मूले से, तो न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, N जो हो गई वो क्या हो गई A क्या हो गया परमाणु, ये क्या हो जाएगा द्रव्यमान संख्या, परमाणु की द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या A माइनस Z क्या हो गया परमाणु क्रमांक, तो ये माइनस इसमें से कर देंगे, परमाणु क्रमांक ये हो गया Z। तो इस तरह से हम सपोज हमें दिया हुआ है 6C14, तो 6C14 ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6C14, दोनों ही सेम हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका A और ये क्या हो गया Z हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या या फिर इसको हम बोल देते हैं परमाणु क्रमांक, ये क्या हो गया द्रव्यमान संख्या। इस तरह से ये भी है, दोनों एक ही बात है। और ये तो इसमें अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, N निकालना है, तो क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना है 14 माइनस 14 माइनस ये क्या हो गया परमाणु क्रमांक 6, तो ये कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 8। तो 6C14 में ये कार्बन का ही एक समस्थानिक होता है, आइसोटोप होता है, और उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 8 होती है। तो इसमें कुल न्यूट्रॉन कितने हैं 8 न्यूट्रॉन उपस्थित हैं। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन का एक समस्थानिक होता है, ये भी होता है 1H1 होता है, एक 1H2 होता है, एक 1H3 होता है, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के 1H1 1H2 1H3। तो हम इसके लिए निकालने वाले हैं। तो इसमें ये क्या हो गया Z हो गया और ये क्या हो गया A हो गया, मतलब A हो गया द्रव्यमान संख्या और ये हो गया Z है ये 2 नहीं। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी A माइनस Z, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 1 कितना आ गया 2। तो मतलब ये होता है प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, ये हो गई 2। तो ट्राइटेरियम में कितने न्यूट्रॉन्स हैं 2 हैं। तो इस तरह से हम न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं, बड़ा आसान है। आगे अगर हम देखें, आगे हम देखेंगे कुछ और टर्म्स, समस्थानिक, समभारिक एंड सम न्यूट्रॉनिक। समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं। क्या मीनिंग है, जैसे मैंने अभी बताया हाइड्रोजन के
3 समस्थानिक होते हैं जिनका स्थान आवर्त सारणी में जिन परमाणुओं का स्थान, जिन तत्व, क्या होता है कि कोई भी एक तत्व अगर हम ले रहे हैं तो उसके सारे के सारे परमाणु समान नहीं होते हैं, उसमें अलग अलग तरह के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। और जो अलग अलग परमाणु होंगे, परमाणुओं का जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग है, जैसे 1 2 इधर हो गया 3, लेकिन परमाणु क्रमांक जो है, एटॉमिक नंबर जो है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। तो पहले हम लेते हैं समस्थानिक, तो ये हो गया समस्थानिक। तो समस्थानिक अगर हम लें, समस्थानिक का मतलब है आइसोटॉप्स, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं, एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होंगे जिसका परमाणु क्रमांक तो सेम होगा, लेकिन डिफरेंस किस में रहेगा, द्रव्यमान संख्या में डिफरेंस होगा, द्रव्यमान संख्या इनकी अलग अलग होगी। मतलब ये एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, पर परमाणु क्रमांक क्या है, समान है। जैसे अभी हमने उदाहरण लिया था 1H1 1H2 एंड दिस इज 1H3, ये हो गया प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम और ये हो गया ट्राइटेरियम। तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो है वो सबका सेम है और द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो ऐसे किसी भी एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वो समस्थानिक आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो लिख लीजिए, समस्थानिक एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु हैं, समस्थानिक एक ही तत्व के वे भिन्न भिन्न परमाणु हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। जैसे हमने लिया है एग्जाम्पल, इसमें उदाहरण लिख लीजिए 1H1 1H2 एंड 1H3। तो ये हो गया 1H1 1H2 1H3, H है 1H3। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। और भी बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन के ही हैं। जैसे अभी हमने देखा था कार्बन के 6C12 6C13 6C14 कार्बन के हो गए ये, भाई कार्बन के भी हैं। क्लोरीन के भी होते हैं 17 Cl35 और 17 Cl37, ये हो गए क्लोरीन के। और भी होते हैं, ऑक्सीजन के भी रहते हैं, पोटेशियम के भी रहते हैं, जहाँ बहुत सारों जो तत्वों के जो हैं समस्थानिक रहते हैं। ये हमने कुछ लिए हैं। जैसे नाइट्रोजन के भी होते हैं, नाइट्रोजन के हो गया 7N14 और 7N क्या हो गया 15, ये भी हैं। ये सारे समस्थानिक हैं, मतलब इनका परमाणु क्रमांक सबका सेम है, मतलब एक टाइप का, लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। इनके गुणों में अगर हम देखें क्या अंतर होता है, क्या सामान्यता होती है, उसको आगे हम देखते हैं। एक एक करके आप लिखोगे क्या क्या गुण समान हैं, क्या क्या गुण अलग अलग हैं। उदाहरण आपने लिख लिए होंगे। तो पहले इसमें लिखो, पहला पॉइंट, अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक जो है इसका समान है, मतलब जेड क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या। तो मतलब सभी समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो समान होगी, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो अलग अलग रहेगी। तो पहला पॉइंट इसमें लिखो, समस्थानिक में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं तो समान होती हैं। समस्थानिक में प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं तो समान होती हैं, किंतु न्यूट्रॉनों की संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होंगी, समान होंगी, और न्यूट्रॉनों की संख्याएं जो होंगी वो क्या होंगी, भिन्न होंगी।
ये भिन्न भिन्न रहेंगी, सबके लिए अलग अलग होंगी, ये समान होंगी, सेम होंगी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या। दूसरा लिखो भाई, द्रव्यमान संख्या जो है, द्रव्यमान जो है सबका अलग अलग है। द्रव्यमान अलग अलग है तो उसके जो भौतिक गुण होंगे, क्योंकि भौतिक गुण जो होते हैं वो द्रव्यमान पे निर्भर करते हैं, तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग होने की वजह से इनके भौतिक गुण अलग होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की और प्रोटॉन की संख्या समान होने की वजह से इनके रासायनिक गुण जो होंगे वो समान होंगे, क्योंकि रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या पे निर्भर करते हैं। तो उसमें लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं, इनके भौतिक गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। लास्ट पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम इंग्लिश में लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बेसिकली क्या होता है कि नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से अरेंज है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा वो समान होगा। तो इसमें हम लिख रहे थे इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, किंतु नाभिकीय कणों की संख्या, किंतु नाभिकीय कणों की संख्या, नाभिकीय कणों की संख्या क्या होती है भाई, नाभिकीय कण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और वो किसके, उनका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। किंतु नाभिकीय कणों की संख्या, न्यूक्लियॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होने के कारण नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे क्या, कार्बन 12 अगर हम ले लेते हैं, कार्बन 14 ले लेते हैं, ये क्या है, ये स्थिर है, स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, स्थिर है, और ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव क्या होता है कि एक परमाणु जो है दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाता है, ऐसे परमाणुओं को क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव बोलते हैं।